नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और एक बार फिर हम एक नई चुनावी चर्चा के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और बात होगी आज कैसे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश के साथ ही हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड की। नमस्कार, मैं आपके साथ विशाल सिंह। उत्तर प्रदेश उपचुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी वजह है क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजों के बाद तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के उपचुनाव और महाराष्ट्र और झारखंड इनके विधानसभा चुनाव। क्या अब इन नतीजों के बाद महाराष्ट्र, झारखंड या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस को एक बड़ी टेंशन होने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, उत्तर प्रदेश क्यों अहम हो जाता है। भले ही 10 विधानसभा सीटों की बात है यहां पर, लेकिन 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में दरअसल तीन और इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस, जिसने 2024 में सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दिया था, यानी कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी, तो 6 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी। ऐसे में अब विपक्ष जो था उत्तर प्रदेश की जीत के सहारे मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ अब जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने 10 सीटों पर, उस पर एक अग्नि परीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ पर सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी भारी संख्या में सीटें हार गई, जबकि 2019 और 2024 में भाजपा का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में काफी बेहतर रहा था। तो वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन 10 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव होने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कसते हुए तमाम 10 विधानसभा सीटों के लिए हर सीट पर 2-2, 3-3 मंत्रियों को लगाया हुआ है। यानी कि लगभग 30 मंत्रियों को इन 10 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन सीटों पर जाकर चुनाव प्रचार देखें। बीजेपी अपनी मजबूती बढ़ाने के लिए सीएम योगी को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर रही है, या फिर यूं कह लें कि बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद उत्तर प्रदेश में अब किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहती, क्योंकि यही उपचुनाव तय करेंगे 2027 का विधानसभा चुनाव। और रही बात 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो 10 विधानसभा सीटें कहने के लिए बहुत मामूली बात लगती है उपचुनाव में, लेकिन ये 10 वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर चाहे बीजेपी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी, इन तीनों की काफी मजबूती मानी जाती है और तीनों ही पार्टी चाहती है कि इन 10 विधानसभा सीटों पर अच्छी खासी पकड़ बने, जिससे कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं थोड़ी सी गाड़ी उनकी वहां तक खिसक सके। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, जैसे कि मोहित ने जिक्र करा योगी आदित्यनाथ का, तो मैं जिक्र करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सब कुछ करने वाले अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव पीडीए के तहत साइलेंटली उत्तर प्रदेश में अब जमीनी स्तर पर काम करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि 2024 में जिस तरीके से उनका पीडीए फॉर्मूला काम करके दिखाया था, क्या वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के उपचुनावों में क्या वो पीडीए फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस उपचुनाव में कहां अपनी जमीन तलाशेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अपने आप को दोबारा खड़ा करने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उसको सीटें मिली तो कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो फिर से रिवाइव कर सकती है। लेकिन कहीं भी बात यह है कि अगर कांग्रेस रिवाइव करती है तो उसकी कीमत जो है समाजवादी पार्टी को चुकानी होगी, यानी कि समाजवादी पार्टी को अपने कोटे में ज्यादा से ज्यादा सीटें तब कांग्रेस को देनी होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। दरअसल जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद से अब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार संविधान बचाओ और संविधान सम्मान सम्मेलन करती हुई तमाम जिलों में जा रही है। अब ऐसे में बीते ही दिन क्या हुआ कि दरअसल जैसे ही हरियाणा विधानसभा का जो रिजल्ट सामने आया, जिसमें कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी, उसके अगले ही दिन समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और इन 6 प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बिना किसी सलाह मशवरे के 6 सीटों पर जो टिकट दिए हैं, उससे इतना तो साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी अपने आप को बड़ी भूमिका में यहां पर रखना चाहती है। और इस जैसे ही लिस्ट सामने आई उसके बाद तो जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा था, क्योंकि उनके पास तो ना किसी का जवाब था, ना ही
ये जानकारी थी कि समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन में इंडिया अलायंस के साथ यानी कांग्रेस के साथ, और उससे उन्होंने कोई बातचीत ही नहीं की। बड़ी बात यह भी थी कि जिस 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, उनमें कई सीटों पर कांग्रेस ऑलरेडी तैयारी करके चल रही थी। इनमें से तो एक सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए सीट मांग रहे थे। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया और 5+1 यानी कि 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सवाल तो यह भी है कि हरियाणा में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का मतभेद और मनभेद दोनों होते हुए नजर आए, क्या वही फॉर्मूला अब इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो क्या वो अब उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी नजर आएगा? उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी 4 सीटें ऐसी बची हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। जरूरी नहीं कि कांग्रेस के लिए टेंशन हो, इससे यह भी हो सकता है कि कांग्रेस के लिए वहां से समाजवादी पार्टी कुछ खुशखबरी भी दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो चाहती है कि इंडिया अलायंस में फूट पड़े और बीजेपी तुरंत उसका मौके का फायदा उठा ले, जैसा कि हरियाणा में उठता हुआ नजर आया। कांग्रेस में 2 गुट बने और बीजेपी को सीधा इसका फायदा हुआ। बीजेपी ने मतभेद देखते हुए, गुटबाजी देखते हुए ऑफर भी देने शुरू कर दिए। क्या यही अंदाज बीजेपी का अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश के बाद बारी आती है महाराष्ट्र और झारखंड की। महाराष्ट्र और झारखंड भी पीछे नहीं है। इंडिया अलायंस की अगर बात करें, बहुत शानदार प्रदर्शन था 2024 में लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस का। एनडीए को बहुत बड़ा झटका दिया इंडिया अलायंस ने। लेकिन अब बारी है विधानसभा चुनाव में, बारी है क्षेत्रीय पार्टियों की। वो क्या कुछ कमाल करेंगी और इंडिया गठबंधन में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये एक बड़ी बात है। देखिए, जिस तरीके से झारखंड और खासतौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी तमाम पार्टियों के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन अब हरियाणा की हार के बाद अब जो गेंद जो है वो विपक्षी यानी कि दूसरी इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों के पास पहुंच गई है। अब समय जो है जेएमएम का आ गया है, यानी कि उद्धव ठाकरे की भी अगर बात करें महाराष्ट्र में वो भी हैं और साथ ही साथ शरद पवार भी हैं। तो ये जो स्थानीय पार्टियां हैं वो अब कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए ज्यादा फ्री हैंड हो गया है उनके पास। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जो स्थानीय पार्टियों का जो प्रेशर है वो कैसे लेती है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस पावर में आती दिखती है तो कांग्रेस अपना प्रेशर बनाना शुरू करती है। लेकिन अब जब गेंद जो है दूसरे पाले में पहुंच गई है तो कांग्रेस इस डील को कैसे क्रैक करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।